क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के बारे में इसमें पढ़ना है। पावर शेयरिंग में मेनली जो चैप्टर 1 में पढ़ाई करना है उसमें दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है कि दो कंट्रीज़ के बीच में पावर का कैसे शेयरिंग होता है। इसको हम 8 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए हैं, टॉपिक बाय स्टडी करेंगे ताकि आसान हो जाएगा। जिसमें हमको दो कंट्रीज़ के बारे में मेनली स्टडी करना है, एक बेल्जियम के बारे में देखना है और दूसरा श्रीलंका के बारे में देखना है। बेल्जियम के बारे में पढ़ना है पहले कि एथनिक कंपोजिशन क्या है बेल्जियम का। मतलब एथनिक इट मीन्स कि कल्चरल ग्रुप्स, मतलब जैसे अलग अलग ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। कल्चर मीन्स अलग अलग रिलीजियस प्रॉपर्टी को मानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग कपड़ा क्लॉथ्स पहनने वाले लोग होते हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग होते हैं। सबका एक सब ग्रुप्स होता है, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। जो इसमें कंपोजिशन पढ़ना है, जो इस चैप्टर में इथेनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, इसमें इथेनिक कंपोजिशन के बारे में जो पढ़ना है उसका बेसिक मीन्स है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बारे में। लिंग्विस्टिक बेसिस पे इथेनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। लिंग्विस्टिक मीन्स का हुआ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे पढ़ाई करेंगे। कितने लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स हैं, मतलब लैंग्वेज ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरा है प्रॉब्लम्स इन बेल्जियम। दूसरा देखेंगे कि हम लोग बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम किस बेसिस पे आएगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रॉब्लम आएगा। अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग बेल्जियम में रह रहे हैं। इसी के लिए तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कि बेल्जियम में एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन इट मीन्स एडजस्टमेंट, किस प्रकार से वहाँ के लोग खुद को एडजस्ट करते हैं। चूँकि अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था तो एडजस्ट करना जरूरी था, तो वहाँ पे एक एकोमोडेशन लाया गया, एडजस्टमेंट का एक तरीका लाया गया बेल्जियम में कि कैसे हम लोग एडजस्ट करके एक ही कंट्री में फिर से सर्वाइव कर सकते हैं। अगला पढ़ना है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में भी वही पढ़ेंगे, चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जिस भी कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी इथेनिक कंपोजिशन है उसमें मेनली लिंग्विस्टिक आधार पे जो कंपोजिशन बन रहा है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे इथेनिक कंपोजिशन बन रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उसी प्रकार से श्रीलंका में भी इथेनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ेंगे। श्रीलंका में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इथेनिक कंपोजिशन बन रहा है उसके बारे में पढ़ाई करना है। दूसरा इसमें देखना है कि मेजोरिटेरियन श्रीलंका, मतलब मेजोरिटेरियन जो है श्रीलंका में किस प्रकार से हावी हो रहा है वहाँ के लोगों पे। अगला देखें कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अब बात जब मेजोरिटी हावी होगा कहीं पे तो ऑब्वियस सी बात है माइनॉरिटी को एक अलग सा फील आएगा। एलियनेशन इट मीन्स जैसे लग रहा है कि हम कोई दूसरे ग्रह से यहाँ पे आकर के रह रहे हैं। एलियनेशन मतलब जैसे यहाँ पे हमारा कोई नहीं, यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू एडिशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो हमको एक एलियन टाइप का फील आता है कि जैसे यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का कोई सुविधा या किसी भी प्रकार का जो यहाँ पे व्यवस्था है वो हमको उसमें हमको सहभागिता नहीं मिल रहा है, तो हमको एलियन के तरह फीलिंग आ रहा है। उसके बाद पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जो है इतना डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग जो है मस्ट क्यों है। खास करके जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पे पावर शेयरिंग मस्ट है। तो हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग मस्ट क्यों हो जाता है, पावर शेयरिंग इतना डिजायरेबल फॉर्म क्यों है एक डेमोक्रेसी होने के लिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। कह रहा पावर शेयरिंग जो है अलग अलग प्रकार से पावर का शेयरिंग किया जाता है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है हर एक जगह पे पावर का शेयरिंग देखा जाता है। जैसे ही पावर का शेयरिंग डेमोक्रेसी में नहीं रहेगा वहाँ पे एक तरह से डिक्टेटरशिप हावी हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का होना मस्ट है। आगे हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में किस प्रकार का एथनिक कंपोजिशन था। पावर शेयरिंग अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 8 टॉपिक्स लिखे थे। अब हम लोग टॉपिक बाई देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक्स देखेंगे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन हम लोग देखने जा रहे हैं। बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन किस प्रकार से था पहले हम समझा दिए हैं कि एथनिक का मतलब होता है कल्चरल ग्रुप। एथनिक का मतलब कल्चरल ग्रुप। कल्चरल ग्रुप इट मीन्स क्या, किसी भी एक कल्चर को मानने वाला एक से ज़्यादा लोग। अब हम लोग देखते हैं कि कल्चर या ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला जब ढेर सारे पीपल्स एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। अब बेल्जियम में किस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन था हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बेल्जियम एक कंट्री है, एक स्मॉल कंट्री है जो कि एक यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है। मतलब यूरोपियन यूनियन का एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम देखें कि बेल्जियम जो है इट हैज़ बॉर्डर्ड विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम जो है 4 कंट्री से अपने बॉर्डर को साझा करता है, जिसमें से पहला है नीदरलैंड, दूसरा है आपका जर्मनी, तीसरा है आपका फ्रांस, चौथा है आपका लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक बहुत छोटा सा कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है। लाइफ में अगर एक बार मौका मिले तो आप सब लोग भी लग्जमबर्ग जाइएगा। जैसे है क्या कि ब्रुसेल्स का ये पूरा मैप है, इसके माध्यम से हम बताना चाहें अलग अलग कलर में, जो आपको ब्लैक कलर में ये दिख रहा है ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है ये कैपिटल सिटी है।
ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला जोन आपको दिख रहा है, जो भी आपको ब्लू वाला जोन दिख रहा है, इसका नाम है फ्लेमिश रीजन। ब्लू वाला जोन है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में जो रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा रहते हैं। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग जो है डच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो है रेड वाला जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं वेलोनिया रीजन। वेलोनिया रीजन में जो है फ्रेंच बोलने वाले लोगों का जनसंख्या है। तो हम देख रहे हैं कि डच बोलने वाले लोगों का जो पॉपुलेशन है पूरा बेल्जियम कंट्री में वो 59% है। डच बोलने वालों का जो पॉपुलेशन है वो 59% है, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला जो लैंग्वेज है वो है डच, और 59% लोग बेल्जियम में रहने वाले डच लैंग्वेज को यूज करते हैं। और जो बचे हैं 40% लोग जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते हैं। और जो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं वो 40% ऐसे पीपल हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। फ्रेंच लैंग्वेज जहां बोला जा रहा है उसको हम लोग बार बार कह रहे हैं वेलोनिया रीजन कहते हैं, और डच लैंग्वेज जहां पे बोला जा रहा है उसको हम लोग फ्लेमिश रीजन कह रहे हैं। बेल्जियम में 2 रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है, एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में डच बोलने वाले लोग रह रहे हैं और वेलोनिया रीजन में फ्रेंच बोलने वाले लोग रह रहे हैं। फ्रेंच बोलने वालों का जनसंख्या 40% है और डच बोलने वालों का पॉपुलेशन जो है 59% है। 1% जो पॉपुलेशन है वो ये डॉटेड ब्लैक लाइन स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। जर्मन जो है, जर्मन लैंग्वेज जो है वो 1% बोलने वाले लोगों का है। अब हम लोग देखें कि बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। बेल्जियम 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। चारों कंट्री से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। देख रहे हैं कि बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल्स है, लेकिन ब्रुसेल्स का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी एक कंट्री का जो कैपिटल रीजन होता है वहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है वहाँ ज़्यादा होता है। चूँकि कारण है ना कि अलग अलग स्टेट से लोग जो है पूरे देश के कोने कोने से विभिन्न जगह से लोग कैपिटल रीजन में आते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो मैक्सिमम कैपिटल रीजन में जा करके बस जाते हैं, या जो एजुकेशन पीपल्स होते हैं जो एजुकेशन पर्पस से जाते हैं वो भी कैपिटल रीजन में जाते हैं। चूँकि कैपिटल रीजन हाईली डेवलप्ड एरिया होता है किसी भी कंट्री का। हमारे दिल्ली में भी देख लीजिए मैक्सिमम अलग अलग जगह से जा करके लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ का जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है वो बदल जाता है। इसी प्रकार से बेल्जियम का जो है, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डच बोलने वालों का है 59% और कम पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलने वालों का 40% है। लेकिन यही पूरा परिदृश्य बदल जाता है इसका जैसे ही हम लोग कैपिटल रीजन में जाते हैं, ब्रुसेल्स में जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पे सीधा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है यहाँ पे 80% पीपल्स जो है वो फ्रेंच बोलने लगते हैं। ओवरऑल पूरा बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, डच बोलने वालों का पॉपुलेशन ज़्यादा है 59% है, फ्रेंच वाले का पॉपुलेशन कम है 40% है। लेकिन जैसे ही इसका कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं वैसे ही पूरा कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। कॉम्पोजिशन चेंज हो जाने का मतलब क्या कि ब्रुसेल्स में जो है 80% बोलने वाले लोग फ्रेंच हो जाते हैं, 20% बोलने वाले लोग डच हो जाते हैं। पूरा कंट्री में हम देखते हैं कि डच ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं वैसे ही देखते हैं कि डच बोलने वालों का पॉपुलेशन वहाँ पे कम जाता है और फ्रेंच बोलने वालों का पॉपुलेशन वहाँ पे 80% हो जाता है। कहने का मतलब जो डोमिनेशन है पूरा बेल्जियम पे वो डच बोलने वाले लोगों का है, डच स्पीकिंग पीपल का है। लेकिन जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुँचते हैं वैसे ही वहाँ पर डोमिनेशन किसका हो जाता है, फ्रेंच बोलने वालों का हो जाता है। फ्रेंच बोलने वालों का पॉपुलेशन वहाँ पर 80% हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मेनली 3-4 बात देखना था कि बेल्जियम जो है कि स्मॉल कंट्री है यूरोपियन यूनियन का। दूसरा बात था कि बेल्जियम 4 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से। उसके बाद हम लोग देखें कि जर्मनी का कैपिटल जो है, बेल्जियम का कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम का कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। उसके बाद हम लोग देखें बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन में देखें कि 59% बोलने वाले लोग डच हैं जो कि वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, सॉरी। डच बोलने वाले जो 59% पीपल हैं वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं, और फ्रेंच बोलने वाले जो 40% हैं वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। जैसे ही कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पे फ्रेंच का पॉपुलेशन 80% हो जाता है और डच का पॉपुलेशन 20% हो जाता है। मेनली इसमें यही देखना था, और आगे हम लोग इसके बाद कवर करेंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा है बेल्जियम में। अभी हम लोग जो देखें कि बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, आगे हम लोग देखें कि बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है।
देखिए अभी हम लोग देखे हैं कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था। अब दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो कि बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम्स आ रहा है। अभी हम लोग एथनिक कॉम्पोजिशन देख लिए, जिसमें कि देखे कि डच बोलने वालों का जो है पॉपुलेशन 59% है, फ्रेंच बोलने वालों का पॉपुलेशन 40% है और जर्मन का 1% है। फिर हम लोग देखे कि नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और जर्मनी के साथ बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हम लोग देखे कि ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम का कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा अलग है बेल्जियम से। कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वालों का जनसंख्या 80% हो जाता है और डच का 20% हो जाता है। अब हम लोग देखें कि एथनिक कॉम्पोजिशन तो देख लिए बेल्जियम क्या क्या है। अब हम लोग देखें किस प्रकार से बेल्जियम में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहला है कि बेल्जियम में कैसा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम इन बेल्जियम, मेजॉरिटी स्पीकिंग फ्रेंच। क्या है कि माइनॉरिटी जो है वो फ्रेंच बोल रहा है और मेजॉरिटी जो है वो डच बोल रहा है। माइनॉरिटी फ्रेंच, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के मतलब क्या है, जैसे 50% + 1 अगर मेजॉरिटी का बात किया जाए तो 50% + 1 और माइनॉरिटी का बात किया जाए तो 50% -1 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है डच है, फ्रेंच है और जर्मन है, 59 है, 40 है और 1 का जो रेशियो है उसमें से देखें कि माइनॉरिटी में हम किसको कहेंगे। माइनॉरिटी में हम लोग फ्रेंच को काउंट कर रहे हैं। तो जहाँ भी इस चैप्टर में माइनॉरिटी जैसा वर्ड दिखे वहाँ हम लोग फ्रेंच के बारे में बात करेंगे। तो इसमें है कि माइनॉरिटी फ्रेंच जो है स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल and resented by the Dutch speaking community who got the benefit economic development and educational much later। इसमें हमको बताना चाह रहा है कि जो फ्रेंच है, जो माइनॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है कंपेरेटिवली डच। डच का जो है पॉपुलेशन तो ज़्यादा है बेल्जियम में, लेकिन वो रिच नहीं है। और रिच नहीं है इट मीन्स एजुकेटेड नहीं है। कहने का मतलब जिसके पास पैसा है, कहीं ना कहीं एजुकेशन और मनी दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसके पास पैसा नहीं वो हायर एजुकेशन गेट नहीं कर पाएगा। सम एग्जाम मतलब किसी प्रकार का एग्जाम देखा जाता है, एक्सेप्शन है बहुत सारा है, लेकिन मेनी केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि मनी के बिना एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो। एजुकेशन पॉसिबल भी है तो हायर एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें है कि जो रिच पीपल है एजुकेटेड भी वही होगा। कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है बेल्जियम में वो ज़्यादा रिच है और ज़्यादा पावरफुल है। जिसके पास पैसा है वो ऑब्वियसली पावरफुल रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो है 1500 करोड़ रुपया का अंबानी जी भोज कर दिए हैं, पूरा अपना बेटा का शादी में खर्चा कर दिए हैं। लेकिन कई सारा स्टेट ऐसा है जिसमें कि 1500 करोड़ उसका GDP ग्रोथ रेशियो भी नहीं है और वो अकेले 1500 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए। तो ऑब्वियसली रिच है तो पावरफुल भी है। उनके इवेंट में देखिए कितने बड़े बड़े लोग आए, प्राइम मिनिस्टर से लेके कई चीफ मिनिस्टर्स आए, कई प्रकार के धर्म गुरु आए, कई प्रकार के लोग आए, बड़े छोटे हर तरह के लोग मौजूद रहे। देश दुनिया से अलग अलग देश से भी लोग चल करके आए। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ का माइनॉरिटी है फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा रिच है और रिच है तो पावरफुल भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और डच का जो पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली कम रिच है। अब कम रिच है तो पावरफुल भी कम होगा, लेकिन उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, कहने का मतलब कि जो बेल्जियम का गवर्नमेंट चल रहा है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें डच का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि इसमें वोट का वैल्यू होता है। तो वोट ज़्यादा किसके पास है? वोट ज़्यादा डच के पास है क्योंकि उसका ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो डच वालों का जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो ज़्यादा है फ्रेंच वालों से। और डच का जो पॉपुलेशन है वो बेल्जियम में ज़्यादा भी है फ्रेंच से। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो डच का ज़्यादा है कंपेरेटिवली फ्रेंच। तो ये जो है लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच एंड स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। जो मेजर प्रॉब्लम इशू किया गया, जो मेजर प्रॉब्लम हम लोग देखे वो 1950 से 1960 के आसपास हम लोग देखे कि बेल्जियम में एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में उभर करके आया, इमर्ज होके आया। एक मेजर प्रॉब्लम इमर्ज होके आया बेल्जियम में। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो वहाँ पे डिवीज़न हो रखा था वो एक मेजर प्रॉब्लम्स के रूप में इमर्ज होकर के आया। इसमें क्या आया? टेंशंस क्रिएट हुआ। किसके किसके बीच में टेंशंस क्रिएट हुआ? डच और फ्रेंच के बीच में जो है टेंशन क्रिएट हुआ। किस प्रकार का टेंशन क्रिएट हुआ कि आपके पास पैसा भी ज़्यादा है, आप पावरफुल भी ज़्यादा हैं, लेकिन आपका पॉपुलेशन कम है। अब डच वाला बेचारा परेशान है कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा हमारा है, उसके बाद हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे पास वेल एजुकेशन भी नहीं है। तो इस प्रकार से डच क्या किया ना, वो कहा कि अब जो है हम अपने अधिकारों को लेकर के लड़ेंगे।
चूंकि पावरफुल भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और डच वाले का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कंट्री में, तो अब क्या है कि वो अपने अधिकारों को लेकर के लड़ रहा है। जैसे ही कोई अधिकार के विरुद्ध में मांग करेगा, अपने अधिकार को लेकर के लड़ाई करेगा, तो जिसके पास ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करेगा, उसको दबाने का प्रयास करेगा। अब दबाने का प्रयास करेगा तो चूंकि पॉपुलेशन इसका ज़्यादा है, नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा डच का है, तो ये क्या करेगा, ये भी लड़ाई करेगा। अब जब दो कम्युनिटी के बीच में फाइट होगा एक कंट्री में, तो उस कंट्री में टेंशन क्रिएट होगा। तो वही जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, इसी का मतलब ये बता रहा है कि लेड टू टेंशंस, वहाँ टेंशन जो है हायर पोजीशन पे अब इनग्रेंट होते दिख रहा है। किसके किसके बीच में, बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में जो है अब क्या है, टेंशन क्रिएट हो रहा है एक दूसरे के बीच में। क्योंकि डच जो है अपने अधिकारों को लेकर के अवेयर हो चुका है, अपने अधिकारों को वो लेना चाह रहा है। किससे, फ्रेंच वालों से। मोर एक्यूट टेंशंस इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब समस्या तो पूरा बेल्जियम में चल रहा था, क्योंकि पूरा बेल्जियम में ज़्यादा पॉपुलेशन डच का है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम चल रहा था बेल्जियम कंट्री में, वो उसके कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम चल रहा था। मेजर प्रॉब्लम इट मीन्स, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो ब्रुसेल्स वहाँ का कैपिटल सिटी है, वहाँ का कॉम्पोजिशन देश के कॉम्पोजिशन से, बेल्जियम के कॉम्पोजिशन से काफ़ी अलग है। काफ़ी अलग कहने का मतलब, वहाँ पे फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, 80% पॉपुलेशन हो जाता है फ्रेंच वालों का ब्रुसेल्स में, लेकिन डच वालों का पॉपुलेशन ब्रुसेल्स में कम हो जाता है। रिलेट कीजिए एक दूसरे टर्म से, डच वालों का पॉपुलेशन बेल्जियम में ज़्यादा है, लेकिन कैपिटल सिटी जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे कम है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कौन लोग रह पाएगा, दिल्ली में कौन लोग सर्वाइव कर पाएगा, जो हमारा कैपिटल सिटी है। जो मनी पावर जिसके पास होगा, जिसके पास पावरफुल आदमी जो होगा, जो मनी से पावरफुल है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। डच वालों चूंकि पैसा नहीं था तो ब्रुसेल्स में उसका कम पॉपुलेशन रह रहा था, तो ब्रुसेल्स में डच वालों का पॉपुलेशन 20% ही था, फ्रेंच वालों का पॉपुलेशन 80% हो गया था। तो जो मेजर समस्या जो उत्पन्न हो रहा था बेल्जियम में, वो ब्रुसेल्स में हो रहा था, क्योंकि वो कैपिटल सिटी था और वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि डच जो है वहाँ पे 20% ही था, उसको हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था कहीं ना कहीं ब्रुसेल्स में। इसको लेकर के वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा था, अपना मांग उठा रहा था। यही हम इसमें देख रहे हैं कि बेल्जियम जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स फ्रॉम 1970 टू 1993। अब क्या है, बार बार कह रहे हैं कि डच का पॉपुलेशन ओवरऑल बेल्जियम में ज़्यादा है, तो उसका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो अब क्या करेगा डच जो है, अब क्या करेगा, चूंकि ये उसको बराबरी का अधिकार दे नहीं रहा है वैसे मांगने से, तो अब क्या किया, ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है गवर्नमेंट में, तो वहाँ के संविधान को ही अमेंड कर दिया, संशोधित कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब संविधान संशोधन। जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 बार लगातार अमेंडमेंट कर देता है। कौन अमेंडमेंट किया, ये डच वाले लोग अमेंडमेंट करने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैसे, क्योंकि इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। तो क्या किए कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 टाइम्स अमेंड कर देते हैं, फ्रॉम 1970 टू 1993। 23 साल के बीच में संविधान में लगातार 4 बार संशोधन हो जाता है बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एकोमोडेशन किस प्रकार से इन सारे समस्याओं का हल होता है बेल्जियम में। अब भी हम लोग देखें कि किस किस प्रकार का समस्या बेल्जियम में चल रहा है। बेल्जियम में जो मेनली समस्या चल रहा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वहाँ का डिवीज़न हो रहा है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, जिसमें हम लोग मोस्टली जो देखें वो कहाँ पे मेजर टेंशन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वहाँ का कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में जो है मेजर टेंशंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ब्रुसेल्स में जो है ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रेंच वालों का हो जाता है, 80% हो जाता है। इसी के साथ अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। किस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है बेल्जियम में, किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है, एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है एक बेहतरीन तरीके से। देखिए, अभी हम लोग बेल्जियम के बारे में 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला जो पढ़े हैं कि बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन क्या था, दूसरे में हम लोग देखे कि बेल्जियम में किस प्रकार का प्रॉब्लम लोग वहाँ का फेस कर रहे थे। तीसरा जो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बेल्जियम के रहने वाले लोग, उस प्रॉब्लम को एडजस्ट कैसे किया गया, उस कंट्री में उन सारे प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट कैसे होता है। चूँकि अब प्रॉब्लम्स है तो उसको फेस करना भी तो ज़रूरी है, और प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट, ये जो एकोमोडेशन इन बेल्जियम है, ये एडजस्टमेंट इन बेल्जियम, एकोमोडेशन का मतलब है कि एडजस्टमेंट, समझौता, इसको एक तरह से समझौता कह सकते हैं। वैसे समझौता वर्ड बेस्ट नहीं है, एडजस्टमेंट बेस्ट।
एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रकार का समझौता भी हुआ, कुछ अहम मुद्दों पे समझौता हुआ, जिसमें से पहला बात जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, जो संविधान वहाँ का कहता है, संविधान के अनुसार जो एकोमोडेशन हुआ बेल्जियम में, उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। क्या कह रहा है इसमें? पहले में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट में, सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स होंगे, जो बेल्जियम का कंट्री है, जो बेल्जियम कंट्री है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट चल रहा है, उस गवर्नमेंट में हम पहले देख रहे थे कि डच का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था। तो डच वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना चाह रहा था, तो उसमें फ्रेंच वाला का मांग था कि तुम यहाँ पे जो है पॉपुलेशन के हिसाब से फिर नहीं होगा बात। तो क्या कहा कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सेम रखना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा, डच का भी और फ्रेंच का भी। पॉपुलेशन ज़्यादा किसी का भी हो, गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो सबका बराबर रहेगा। तो डच वाला कहा कि चलो ठीक है, एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं इस बात को। जैसे समझौता हो रहा है, तो समझौता में तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी बात पे बैक जाना पड़ेगा, तभी तो समझौता हो पाएगा, कहीं आपका भी बात माना जाएगा। तो यहाँ पे एकोमोडेशन में क्या होता है, सबसे पहला जो एकोमोडेशन होता है, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट का प्रक्रिया होता है, उसमें यह होता है कि जो सेंट्रल में मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों कम्युनिटी का, डच स्पीकिंग कम्युनिटी का और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का बराबर होगा। उसके बाद कहता है कि नो सिंगल कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी, जैसे डच स्पीकिंग कम्युनिटी है और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, दोनों में से कोई भी कम्युनिटी डिसीजंस को यूनिलेटरली नहीं ले पाएगा। यूनिलेटरली कहने का मतलब क्या, कि हम अकेला डिसीजन मेकर बनते हैं। यूनिलेटरली कहने का मतलब कि जैसे पहले डच स्पीकिंग कम्युनिटी का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट में, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी क्या कर रहा था, जैसे ही उसमें अवेयरनेस आया 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजंस कैसे ले रहा था, यूनिलेटरली डिसीजन ले रहा था, क्योंकि उसका गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था डच कम्युनिटी का। तो क्या कर रहा था, यूनिलेटरली डिसीजंस लेके लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा था। तो इससे पार पाने के लिए ये बात का एडजस्टमेंट किया गया इस मुद्दों पे कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है यूनिलेटरली डिसीजंस को नहीं लेगा, अपने अनुसार, अपने फायदे के लिए डिसीजंस को नहीं लेगा। इसमें दूसरा जो समझौता होता है, दूसरा जो बात पे समझौता होता है, वो था कि द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है उसके नीचे, जैसे कहने का मतलब कि हम लोग लगातार देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में किस प्रकार से पावर शेयरिंग होता है, अलग अलग लेवल पे पावर का शेयरिंग होता है। तो क्या होता है कि स्टेट को जो है ना कई बार कम पावर दे दिया जाता है और उसको ये प्रूव किया जाता है कि तुम मेरे नीचे हो सेंट्रल के। तो चूंकि एक ब्रुसेल्स जो है कैपिटल सिटी है और ज़्यादा मामला कहाँ गंभीर है, ब्रुसेल्स में जो है मेजर टेंशन जो क्रिएट हो रहा है बेल्जियम कंट्री में, वो ब्रुसेल्स में हो रहा है। और ब्रुसेल्स क्या है, एक स्टेट कह सकते हैं उसको, एक स्टेट है। तो कह रहा है वहाँ का जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसमें इस बात को मजबूती से रखा जा रहा है कि जो ब्रुसेल्स है वो सबऑर्डिनेट नहीं होगा। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है बेल्जियम में, उसके सबऑर्डिनेट होकर ब्रुसेल्स काम नहीं करेगा, उसके नीचे रह के काम नहीं करेगा, उसके पास भी कुछ स्पेसिफिक पावर्स होंगे और उस पावर पे वो कंटिन्यू करेगा। सबऑर्डिनेट कहने का सीधा सीधा मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरी तरह से कंट्रोल में आकर के काम नहीं करेगा। क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हाँ, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो कंपोजिशन तैयार हो रहा है, कल्चरल ग्रुप्स जो है, हर एक स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग खाने का ढंग होता है, पहनने का तरीका होता है, अलग अलग रिलीजियस पर्पस का कैरेक्टर होता है। तो हम लोग एक तरह से नहीं रह सकते हैं, हमारे पास कुछ अलग से पावर मिलना चाहिए। तो यही है कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लिए, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए। तीसरा में है कि ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों का बात मान लिया, डच वाला, फ्रेंच वाला जैसे पूरा बेल्जियम में कम है, तो कहा कि सुनो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ना, हमको बराबरी का रिप्रेजेंटेशन दो, पॉपुलेशन मायने नहीं रखेगा, तुम्हारा ज़्यादा भी पॉपुलेशन है तो हमको बराबरी का मायने दो। मतलब जितना हमारा सीट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में उतना ही तुम्हारा होगा, दोनों बराबर होंगे।
तो डच वाला चूंकि अवेयरनेस बढ़ गया था डच वालों में, तो डच वाला क्या कहता है, ठीक है उस बात को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एक सेकंड के लिए, लेकिन अब तुमको भी हमारा बात मानना पड़ेगा। बात समझिएगा, ब्रुसेल्स में ज्यादा पॉपुलेशन जो है फ्रेंच वालों का है, तो डच कह रहा है, डच उस समय जो समझौता किया था, एक स्टेप जो पीछे लिया था, इसी कारण से लिया था कि ब्रुसेल्स में हमारा पॉपुलेशन कम है, तो हम बदला कहां लेंगे, ब्रुसेल्स में बराबरी का अधिकार लेकर के बदला लेंगे। और ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है, बार बार समझा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ब्रुसेल्स कह रहा है, ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, और उस सेपरेट गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों को भी बराबर का सीट चाहिए। जैसे डच वाला सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मांग रखा, वैसे ही फ्रेंच वाला भी ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में अपना इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मांग रखता है। तीन बात समझ गए, पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूसरा कि कोई भी स्टेट जो है, वहां का जो बेल्जियम का कोई भी स्टेट सबऑर्डिनेट होकर काम नहीं करेगा। तीसरा देख रहे हैं कि जो ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है, वहां भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन का बात रखा जाएगा। अब जो पॉइंट है चौथा, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम का मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। कहता है कि प्रॉब्लम्स का एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ अलग से डिसीजंस लेना पड़ता है। तो यहां पे जो अलग टाइप का एक डिसीजन लिया गया, उसमें लिया गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, पहला दो बात के बाद हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार का जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। पहला देखे सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, दूसरा देखे कि ब्रुसेल्स को एक सेंट्रल सेपरेट गवर्नमेंट दिया गया, और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। थर्ड टाइप जो गवर्नमेंट होगा वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कह रहा है कि जैसे दो कम्युनिटी, तीन कम्युनिटी मेनली वहाँ है, जर्मन है, फ्रेंच स्पीकिंग है और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तीनों पॉपुलेशन जो है, तीनों कंपोजिशन जो है, तीनों लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो कंपोजिशन है, वो अपना अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा। इस चारों बातों पे हम लोग सहमत हैं। अगला जो बात बनता है वो है कि द पीपल ऑफ द यूरोपियन यूनियन टुगेदर चूज द ब्रुसेल्स एज देयर हेडक्वार्टर। यूरोपियन यूनियन के जितने रहने वाले लोग हैं, सभी लोग मिलकर के ब्रुसेल्स को जो है अपना कैपिटल चुनते हैं, अपना राजधानी चुनते हैं, हेडक्वार्टर चुनते हैं। ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुन लेते हैं। पहले हम लोग देखे थे कि एथनिक कंपोजिशन क्या क्या था बेल्जियम का। उसके बाद हम लोग देखे कि बेल्जियम में किस प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखे कि प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट कैसे किया जा रहा है बेल्जियम में। यही तीन बात पे मेनली पढ़ना था। प्रॉब्लम का एडजस्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देता है डच वाला, तो फिर फ्रेंच वाला दरिया दिली दिखा करके ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देता है डच वालों को। इस दोनों के बाद एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी फॉर्मेशन हो जाता है कि दोनों कम्युनिटी का अलग से गवर्नमेंट हो जाएगा। अब सारे यूरोपियन यूनियन के लोग मिल करके क्या करते हैं, ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुन लेते हैं, ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुन लेते हैं। इस बेल्जियम के बारे में मेनली इतना ही पढ़ना था। आगे हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना था, बेल्जियम और श्रीलंका। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इस दोनों कंट्री के बारे में पढ़ लेने के बाद कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इतना ज़बरदस्त मायने क्यों रखता है, और अगर पावर शेयरिंग मायने रखता है तो किस प्रकार से पावर का शेयरिंग होता है, और क्या पावर का शेयरिंग का जो क्राइटेरिया है वो बेटर है। तो अभी हम लोग पहले इसके बाद श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में भी मेनली इथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ना है, और फिर वहाँ पे भी किस प्रकार से फीलिंग ऑफ एलियनेशन, एलियन के तरह किसको फील होने लगता है। ये दो तीन टॉपिक वहाँ पे भी पढ़ना है, तीन टॉपिक यहाँ भी पढ़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।